अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम साजिया विद काशिफ म्यू के साथ मैं हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे सहाफत, सियासत और मीडिया से ताल्लुक रखने वाली बड़ी शख्सियत शनीला अमार साहिबा से, और इनसे हम पूछेंगे कुछ अनकही बातें जो इससे पहले सामने नहीं आई इनके बारे में, और अमार मसूद भाई के बारे में भी हम जानेंगे ऐसे हकायक जो अभी तक पोशीदा हैं। तो अस्सलाम वालेकुम शनीला भाभी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक हूँ। काशिफ, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम आपसे जरा कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे और काफी ज्यादा जरा सवाल कुछ ज्यादा ही तैयार खट्टी कर खट्टी रखे हैं। खट्टी ना हो। अच्छा अच्छा, चलें, ऐसा है कि अब चलें बाकायदा मैं आगाज करता हूँ। तो सबसे पहले आप हमें जरा बताएं, हमारे देखने वालों को अपने बारे में बताएं, कुछ फैमिली के बारे में बताएं, और कैसे आई इस शोबे में, इस हवाले से आप जरा बताइए अपने बारे में। अच्छा, काशिफ, हमारी जो फैमिली है ना, उसमें किसी का भी ताल्लुक मीडिया के साथ नहीं था। मेरे वालिद जो थे गवर्नमेंट जॉब में थे, जो मेरे इर्द गिर्द मेरे और रिलेटिव्स थे, कोई बिजनेस करता था, कोई जॉब में था, और मीडिया के साथ तो किसी का कोई ताल्लुक था ही नहीं। तो मुझे जो था ना, मुझे तो बचपन से ही सियासत के साथ बहुत ज्यादा शौक था, और मैं अखबार पढ़ती थी, और उस वक्त पीटीवी होता था, पीटीवी के ऊपर जो कोई न्यूज की खबरें होती थी उसको सुनते थे। उस वक्त आपको याद होगा, हमारे बचपन में तलत हुसैन, वो कतरीना हुसैन, ये लोग आते होते थे पीटीवी पे, तबसरे करते थे, तो उनको भी बड़े शौक से सुनते थे। पीटीवी की इलेक्शन की ट्रांसमिशन होती थी, मैं 3-4 दिन लग जाते थे उसमें। आज 3 दिन लगते हैं इलेक्शन में, तो हम बड़े हैरान होते हैं, लेकिन उस वक्त भी इतना ही टाइम लगता था, उस सारी सारी ट्रांसमिशन को हम बैठ के सुनते होते थे। तो मुझे उसका बड़ा शौक था। फिर जाहिर है, जैसे बड़े हुए तो प्राइवेट मीडिया आया, उसको देखना शुरू किया। तो मीडिया में मैं बाय क्या उसको कहते हैं, एक्सीडेंटली आई हूँ, कोई प्लानिंग करके नहीं आई हूँ। मेरी सिस्टर जो थी अच्छा वो पीटीवी उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन उन्होंने एज अ सेट डिजाइनर ज्वाइन किया, फिर वो प्रोड्यूसर बनी, आज वो माशाल्लाह मीडिया डायरेक्टर हैं बिस्प में। तो मैं जो थी, तलत हुसैन का पता चला कि जो उनको एक रिसर्चर की जरूरत है, उससे 2007 के इलेक्शन हो रहे थे। तो अच्छा, तलत हुसैन सही। जो थे वो मेरे फेवरेट एंकर थे, बचपन से उनको सुन रहे थे। तो मैं सिर्फ इस एक्साइटमेंट में कि चले तलत हुसैन से मुलाकात हो जाएगी, तब हम नए नए इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, सारी स्टडी मेरी पिशावर में हुई थी। तो मैं तलत हुसैन से मिलने के शौक में वहां पे गई। लेकिन जब मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, जो उन्होंने सवाल पूछे सियासत से रिलेटेड वगैरह सब मुझे पता थी। इवन उस जमाने में पीटीआई जो थी, उसमें इमरान खान के अलावा किसी दूसरी पार्टी का नाम, बंदे का नाम किसी को नहीं पता था, तो मुझे पता था उन पार्टी के लोगों के। तो उन्होंने मुझे उस इंटरव्यू के बाद फौरन हायर कर लिया। बस फिर वहां से अच्छा सफर का जो था आगाज शुरू हो गया। अच्छा, ओके, सही। अच्छा, तो बहन भाइयों में आपका कौन सा नंबर है फैमिली में? दूसरा नंबर है, मुझसे बड़े भाई हैं, उन्होंने एमआईटी किया हुआ है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। मैं हूँ, मेरे बाद मेरी सिस्टर है, वो भी मीडिया से उनका ताल्लुक है। और उससे बाद छोटे भाई हैं, वो उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की है, लेकिन उसका उनका ताल्लुक भी मीडिया के साथ ही है। अच्छा, आप बड़ी सख्त मिजाज लगती हैं देखने में। तो बहन भाइयों पे भी कोई ऐसे रोब दाब तरीके से रहती हैं घर में, या कोई जॉली स्टाइल से रहती हैं? नहीं नहीं, मैं थोड़ी गुस्से वाली हूँ। और लेकिन ये है कि बहन भाइयों पे कोई इतना रोब नहीं है, और बहन भाई जो होते हैं किसी का रोब बर्दाश्त करते भी नहीं है। लेकिन जो मेरे ये मेरे जो भी। कजन्स वगैरह है ना, वो थोड़ा सा मुझसे डरती थी कि आपसे बाजी बड़ा डर लगता है, आपको एकदम से गुस्सा आ सही। जाता है। तो जितनी जल्दी मुझे गुस्सा आता है, उतनी जल्दी मुझे उतर भी जाता है। लेकिन ये है कि खत्म भी हो टेम्परामेंट जाता है। की जरा मैं थोड़ी तेज हूँ, मतलब मैंने सख्त हूँ, सही गुस्से जाना वाली। है कि जरा चेहरे से ही आप वो रोब वाली लगती हैं जरा। वो मेरी खाला, छोटी खाला भी मुझे ये कहते होते कि तुम चेहरे से लगता है कि तुम गुस्से वाली हो। उस इतनी ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सही फ्रेंडली भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा सोशल भी नहीं हूँ। सही सही सही। अच्छा, जो आपने जिक्र किया बहन का, ये अब छोटी बहन जो है आपकी मरियम, तो हम्म। उनसे आपका कैसा है, रोब वाला है या दोस्ती है बड़ी बहनों वाली, या किस तरह से आपका रिलेशन है? बिल्कुल रोब वाला नहीं, उसका उल्टा मेरे ऊपर रोब होता है कि वो मुझे डांट देती होती अच्छा है कि ये तुम क्या कर रही हो, ये तुम किस तरह बात कर रही हो, या तुम किस तरह की ड्रेसिंग कर रही हो, या तुम किस तरह, वो मुझे उल्टा गाइड कर रही होती कि ये किया करो, वो अच्छा, किया करो। तो दोस्ती बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के साथ हर बात हर सही। चीज शेयर करते हैं हम। लेकिन वो मेरे रोब में नहीं आती, और ना मेरे गुस्से में अच्छा, आती है। वो ओके ओके। बराबर के टक्कर की है वो मेरे। टक्कर टक्कर के सही, ठीक हो गया। अच्छा, ओके। अच्छा, चलें, अब आपसे पूछते हैं हम वो बल्कि अमार भाई लेकिन के हवाले ये से। एक एक काम वो करती है कि अपने बच्चों को, माशाल्लाह उसके 2 बच्चे हैं,
उनको डराने की जरूर कोशिश करती, जब वो उसकी बात ना मान रहे तो फिर वो कहती ठीक है मैं खाला खाला आ को कहती जाएंगी हूँ, जो है फिर ना, मुझे अच्छा। कहती कि खाला तुम इनको डांटो, तो वो खाला के जो एक होना चाहिए ना वो रोब बच्चों पे, वो उसने मेरा उन पे किया हुआ है कि यानी चलो जी खाला से यानी जरा करो। उन्होंने आपको गब्बर सिंह बनाया हुआ है बच्चों के लिए। बच्चों के लिए कर देते थे कि खाला जरा इनको को मोबाइल ज्यादा इस्तेमाल ना करे, खाला तुम्हें डांट देगी, खाला सही, ये, तो वो बच्चे को जरा सही, उसमें खाला का बिल्कुल रोल सही, रखा है। बिल्कुल अच्छा। अच्छा चलें, अब आपसे जरा ये बताइए कि अमार भाई से जो आपकी शादी हुई, कब हुई, और क्या वो लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, किस तरह से, यानी कि? नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं थी जी, प्योर अरेंज मैरिज थी, अच्छा 2014 में हुई सही, थी। हाँ। और अच्छा ऐसा था कि सही, अमार पीटीवी में जब डायरेक्टर थे, तो मेरी सिस्टर भी पीटीवी में होती थी, तो उनकी उनके साथ काफी अच्छे मतलब ताल्लुकात थे और फ्रेंड्स सही, वगैरह दोस्तियां थी। लेकिन मेरी अमार से कोई मुलाकात थी नहीं, ना मिलना मिलाना था, मीडिया की हद तक मैं उनको जानती थी, कोई एक दो दफा मुलाकात भी, और अमार को मुलाकात याद भी नहीं कि जो हमारी हुई थी। अच्छा अमार सही, की ना छोटी सिस्टर है लीना हाशिर, अब वो उनको ना कॉलम अच्छा लिखने का शौक था। अब तो माशाल्लाह उनकी सही, अपनी किताब भी आ गई और किताब बड़ी पॉपुलर भी हुई है। तो अमान ने उन दिनों आपको पता होगा डिजिटल मीडिया का 2013-14 में कोई दूर दूर तक होता ही नहीं था कि डिजिटल मीडिया इतना पॉपुलर था। कोई कोई वेबसाइट होती थी। तो मैं भी उस वक्त तलत हुसैन के साथ एक वेबसाइट चला रही थी, सच टीवी। तो अमान ने अच्छा सही, मरियम से जिक्र किया कि जी मेरी बहन को कॉलम लिखने का शौक है, तो वो जाहिर है न्यूज़पेपर में तो नहीं हो सकता हम्म, पब्लिश क्या करे, तो उसने कहा मेरी बहन की वेबसाइट आप उसको दे दें। तो वो फिर लीना ने मुझे आर्टिकल भेजने शुरू किए, तो लीना ने फिर मुझे फेसबुक पे ऐड किया, वहां मुझे देखा, अमार के जरिए मरियम से मेरा फोन नंबर ले मुझसे बातचीत की। तो लीना ने फिर अपनी अम्मी को कहा कि मुझे ये लड़की बड़ी अच्छी लगी है, मैंने इसको फेसबुक पे अच्छा देखा है, मिली सही, नहीं, लेकिन मुझे बातचीत करने में बड़ी अच्छी लगी, तो आप चलें जरा हम मिलते हैं। सही, तो उनकी अम्मी और वो लीना हमारे घर ये कह के आई कि जी हम आ रहे हैं शुक्रिया अदा करने के, जो आप कॉलम पब्लिश कर रहे हैं उनके ना वेबसाइट के ऊपर। लेकिन जब वो आए तो ओके, बड़ी गपशप लगी, बड़ी नॉर्मल गुफ्तगू, सियासत के ऊपर, दूसरे टॉपिक के ऊपर, वो सब चले गए। 1 घंटे के बाद जो मेरी मदर इन लॉ थी उनकी कॉल आ गई, भाई हम तो बेसिकली देखने आए थे आपकी बेटी को, अच्छा लेकिन सही, हमें अच्छा अच्छा नहीं अच्छा लगता अच्छा कि हम सही, किसी को देखें और फिर उसके बाद इनकार करें। तो उन्होंने फिर कहा कि सही जी सही सही, इस तरह हमारा बेटा, हमारा और मेरे फैमिली भी नहीं मिली हुई थी, फिर वो मिली, लेकिन शादी बड़ी जल्दी हुई, 1 महीने के अंदर मंगनी और शादी हो अच्छा गई थी। सही 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 सही, ओके। अच्छा वैसे ये सवाल मुझे वैसे उसमें पहले एक्चुअली पूछना चाहिए था। ये भी था, उसमें एक चीज काशिफ ये थी कि माशाल्लाह जो मेरे फादर इन लॉ थे उनको सब जानते थे, तो उनका एक नाम था, तो इस वजह माशाल्लाह, से भी फैमिली को पता था, फिर अमार के बारे में भी मीडिया के लोगों से सारा अच्छा ही सुना हुआ था। तो इस वजह से सही, जल्दी रिश्ता भी हो गया, शादी बस भी जल्दी जल्दी होगी, हुई, इतना जैसी टाइम हुई नहीं उसके लगा। बाद हाँ फौरन जो लेकिन है। हाँ फौरन होगी, लेकिन चूंकि अमार के बारे में लोगों की हमेशा ये रहती है एक कि कैसे हो सकता है कि अमार अरेंज मैरिज कर लें, कि अम्मी ने आके कह दिया और अमार ने शादी कर ली। तो हर अच्छा दफा हमसे सवाल यही होता है जब भी कभी बात होती है कि ये लव मैरिज थी, लेकिन ये लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। प्योर अमार की प्योर अम्मी और अरेंज मैरिज थी वो। प्योर अमार की सही, अम्मी और बहन ने मुझे पसंद किया और फिर उसके बाद आगे रिश्ता हुआ। आपने भी फौरन हाँ कह दी अमर भाई का सुन के? मतलब मैंने तो अपने पेरेंट्स पे छोड़ा हुआ था, अगर उनको ना जैसे वो पसंद आता, कहेंगे वो, हाँ वो जैसे वो अच्छा कहेंगे, सही, तो मैं ठीक है, वैसे वो कर लूंगी। लेकिन जाहिर है मेरे फादर जो है वो काफी ब्रॉड माइंडेड है इस मामले में, जी कि ठीक है, बच्ची सही, की राय को बहुत अहमियत देनी है। अगर मैं खुद भी इनकार कर देती तो वो ना करते, लेकिन मुझे कोई ऐसी वजह नजर सही नहीं आई थी कि जिसकी वजह से मैं मतलब इनकार करती। तो पेरेंट्स सही अगर सही सही, उनको पसंद था सारा कुछ, तो मामला ठीक हो गया। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, वैसे मुझे ये पहले पूछना चाहिए था कि अक्सर नौजवानी में या तालिब इल्मी के दौरान तो लड़के लड़कियों का क्रश होता है कोई ना कोई, तो आपका भी हम्म। इस हवाले से कोई क्रश था या खुश्क मिजाज ही थी आप? नहीं, मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे यूनिवर्सिटी के जमाने में, और उनसे अभी तक मेरे ताल्लुक हैं। और क्रश अगर काशिफ होता तो फिर मैं अमान मसूद की वाइफ ना होती, क्योंकि इतना तो फिर मैं स्टैंड ले सकती थी कि जी, जिस पे क्रश होता उसका मुझ पे क्रश होता, तो फिर मैं उसके नहीं साथ सेलिब्रिटीज होती। के हवाले से भी होता है कि जैसे कोई मुझे फलां बहुत पसंद है या सेलिब्रिटीज अदाकार में तो वगैरह। वो मैं सेलिब्रिटीज में तो मैं अमार को आके कहती थी अमार मुझे फवाद खान बहुत पसंद है, तो कभी मुलाकात सही, करवा दीजिएगा फवाद खान से, तो अमार कहते अच्छा थे उसी से तुम्हें मैंने नहीं मिलवाना। तो सेलिब्रिटीज में तो क्रश देखे, वो तो हर एज में चलते ओके, रहते हैं, वो उसका हम्म, नौजवानी से सही ताल्लुक नहीं होता, वो तो आज भी कोई अच्छा एक्टर लगेगा, कोई अच्छा सिंगर लगेगा। और सही सही सही, माशाल्लाह हमारे इस मामले में देखें कोई कंजर्वेटिव वो नहीं है, और वो बड़े ब्रॉड माइंडेड और बड़े मेरे अच्छे फ्रेंड हैं। मुझे जो चीज अच्छी लगती है, जो मुझे पसंद आ रहा होता है, मैं खुल के उनके सामने इजहार करती हूँ, उनको जो अच्छा लग रहा होता है वो भी मेरे सामने बात करते हैं। तो मेरा जिस सेलिब्रिटी पे भी क्रश होगा, मैं सबसे पहले अमार को बताती हूँ कि हाय अमार ये अच्छा देखे ना, ये कितना सही खूबसूरत है, अमार ये देखे ना, ये कितना सही अच्छा लग रहा है। तो सही सही सही, वो मामला अभी तक अच्छा चल रहे हैं, उसका नौजवानी से ताल्लुक नहीं है।
ओके। अच्छा, एक और बात बताइए कि कोरोना के दिनों में ये अमार भाई ने बड़ी एक पोस्ट लगाई थी कि वो जनाब नाश्ता बना रहे हैं बेगम के लिए। बेगम का नाश्ता बड़ा फेमस भी हुआ था। तो क्या वो कोरोना के दिनों में था, या रूटीन में भी वो कोई घर में आपका हाथ बटाते हैं, या इसी तरह नाश्ता या खाना बना के खिलाते हैं आपको? अच्छा काशिफ, जो अमार है ना, अमार जैसे हस्बैंड ना, मैं कहती हूँ जितने सपोर्टिव और कोऑपरेटिव है ना, बहुत कम होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचाए। माशाल्लाह। अमार को कुकिंग करने का बहुत शौक है, और अमार को किचन से अच्छा निकालना पड़ता है, और अमार को बहुत अच्छा, शौक से कुकिंग सही करते हैं, अब बहुत शौक से कुकिंग करते हैं उनको, और उनको पसंद है। और सही। मैं आपको बताऊं कि हमने कुक रखा हुआ है, जाहिर है कुकिंग वगैरह वो करता है, और अगर कभी वो छुट्टी पे जाए तो मुझे कभी अमान ने नहीं उठाया, कभी आज तक जिंदगी अच्छा में, मतलब जो हमारी शादी को माशाल्लाह 9.5 साल हो रहे हैं, अमान ने कभी मुझे नहीं उठाया कि मुझे उठ के नाश्ता बना के दो। वो खुद उठते हैं, अपना नाश्ता बना लेते। बाद दफा तो ये होता है कि कुक सर्वेंट रूम से नहीं आया होता, हमारे जल्दी उठ गए 7:30 8 बजे, वो खुद नाश्ता बना लेते, वो वेट भी नहीं उसका करते। मैं अगर अच्छा जिंदगी में कभी उठ के मैंने नाश्ते के लिए कभी किसी का किया, तो मैंने अमार के अब्बू के लिए किया है, कि मतलब अगर कुक अच्छा, नहीं है तो मैं सही उठ सही। के उठी, मैंने उनके लिए नाश्ता बना के दिया, अमार के लिए कभी नहीं। अगर हमारा कुक छुट्टी पे है तो अमार मेरे साथ किचन में काम करवाते हैं, वो इवन बर्तन तक भी धो लेते थे, वो साथ कुकिंग करवाना शुरू कर देते थे। वो मैं मुझे कहते थे चलो तुम कटिंग करो, मैं कुकिंग कर देता हूँ। मेरे साथ हर तरह की वो हेल्प करते थे। तो वो कोई सही। रवायती हस्बैंड नहीं है जो कि कहेंगे बीवी को ओके। कि मैं बैठा अच्छा, हुआ सही हूँ सही तो सही तुम मुझे पानी पिलाओ, मैं बैठा हुआ तो तुम मेरे लिए खाना लेके आओ। बल्कि मैं सही। आपको बताऊं, हम जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले हमारे के अब्बू खाना डालते हैं। जब तक मैं खाना नहीं डाल लेती, हमारा अपनी प्लेट में खाना नहीं डालते हैं। वो इवन अच्छा मेरी प्लेट में खाना डाल, वो अपने अब्बू की प्लेट में खाना, जब उनकी अम्मी जिंदा थी तो वो खड़े हो जाते थे अपनी अम्मी के पीछे, जब तक उनकी अम्मी को, अपनी अम्मी को खाना नहीं डाल देते थे, उनकी अम्मी खाना नहीं स्टार्ट कर लेती थी, वो बैठते नहीं थे। अब भी वो अपने अब्बू को पहले खाना डाल के देते हैं, वो खाना स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा अपनी प्लेट में डालते हैं, मेरी प्लेट में पहले डाल देते हैं, और हम दोनों से पहले वो स्टार्ट नहीं करते हैं। आप इस अच्छा, तरह अमार सही। हैं। माशाल्लाह, ये तो खैर बहुत लकी हैं फिर तो आप। तो जी वैसे माशाल्लाह। मेरा ये अगला सवाल भी इसी से मुताल्लिक था, लेकिन इसका जवाब मुझे अंदाजा हो रहा है। अच्छा, ऐसे जैसे घर में अनबन हो जाती है मियाँ बीवी में, तो यकीनन पहल तो अमार भाई करते होंगे मनाने में। तो क्या आप फौरन मान जाती हैं, या कोई थोड़ा सा अमार भाई से मेहनत करवाती हैं? इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करवाती, जल्दी ही मान जाती हूँ। मेरा और अमार का ना गुजारा भी नहीं होता एक दूसरे के बगैर, क्योंकि हमने हर चीज एक दूसरे ओके। के साथ शेयर करनी होती है, और अमार ने तो खास अच्छा, तौर पे सही। ना, उन्हें तो हर चीज शेयर अच्छा। करनी है। तो अगर वो जरा लड़ाई हो जाए और थोड़ा सा वो भी करें कि अच्छा इस दफा मैंने नहीं मनाना, तो फिर वो चीजें कुल बुलाती रहती है उनके अंदर कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो फिर वो जल्दी सुलह की तरफ आ जाते हैं और माजरत वगैरह कर लेते हैं। लेकिन हमारी काशिफ कोई बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ किसी चीज पे नहीं होती हैं। हमारी ज्यादातर जो अच्छा, लड़ाइयाँ होती है ना, वो अमार की, पहले तो स्मोकिंग करते थे, तो मैं चाहती थी कि सही। उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अब तो है शुक्र उन्होंने छोड़ दी। फिर उनकी सेहत को लेकर के वॉक किया करें, खाना ज्यादा ना खाएं। तो हमारी जो होती है ना, उनकी हेल्थ को लेकर सारी चीजें जो होती है ना, वो डिस्कशन होती है, और उसी के ऊपर हमारी लड़ाई वगैरह या आर्गुमेंट्स होते हैं हमारे। और किसी चीज के ऊपर आर्गुमेंट नहीं हो रहे होते कि कोई बड़ी लड़ाई बन रही हो। स्मोकिंग वाकई छोड़ दिया, या सिर्फ आपके सामने छोड़ी है? नहीं, अमान ने छोड़ दी, और दूसरी बात है कि अमान ने कभी मेरे सामने स्मोकिंग नहीं की थी। अगर अमान ने अच्छा, पहले सिगरेट भी पीने कभी? होते थे, अच्छा जी, अच्छा। तो वो वॉशरूम में जाके पीते थे। ऊपर अच्छा, वाले सही। फ्लोर में उनका वॉशरूम था, ओके। वहां जाके पीते थे, या घर से बाहर जाके पीते थे। अमान ने मेरे सामने कभी स्मोकिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं स्मोक बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। तो मेरे सामने अमान ने कभी स्मोकिंग नहीं की। अच्छा तो अच्छा, उन्होंने जैसे छोड़ आप। दिया। और आपको पता है, अच्छा। वाइफ को पता चल जाता है कि हस्बैंड स्मोकिंग कर रहा है, या उसने हस्बैंड ने स्मोकिंग छोड़ दी, क्योंकि आपको पता होता है। तो अमान ने छोड़ दी हुई है। ओके, सही। अच्छा, जैसे आप बड़ी बारोब हैं, गुस्से वाली भी हैं, तो और जिस तरह उमार भाई बड़ा ख्याल भी करते हैं, और बज़ाहिर ऐसे ही लगता है कि डरते भी हैं आपसे, तो कोई पहली आवाज भी आपका हुक्म मान लेते हैं, या कोई थोड़ी सी चूं चना भी करते हैं? ठीक है। ये जो है ना, ये मर्दों ने बनाया होता है कि वो बीवियों से डरते हैं। डरता कोई नहीं है। जब मर्द ने अपना रोब अच्छा, डालना होता है, अपना हुक्म मनवाना होता है, तो मान लेते हैं। हमार भी वही बातें मान रहे होते हैं जो उन्होंने माननी होती है। मान्य होती लेकिन हैं। अच्छा, ये बात है कि हमार की तरफ से ना कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने कहीं आना है, सही। जाना है, मिलना मिलाना, जिस किस्म की मेरी मतलब जो मेरी आदतें हैं, जो मेरा लाइफस्टाइल था, जिस तरह मैं रहना चाहती थी, अमार ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं अपनी आदतों को बदलूं, मैं अपनी चीजों को बदलूं। मैंने खुद से बहुत सी चीजें जो थी अपनी खुद चेंज की।
अमार की फैमिली के लिए चेंज की, बहुत सी चीजों के ऊपर अपने कॉम्प्रोमाइज किया अमार की फैमिली के लिए, कुछ चीजों के लिए। सही। लेकिन अमार की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, अमार की तरफ से कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि अपनी ये आदत बदल लो, जल्दी उठ जाया करो, लेट क्यों जाग रही होती हो, ये काम नहीं करती, वो नहीं करती, इस तरह करो। अमार की तरफ से कभी मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं आई, इससे क्यों बात कर रही हो, उससे क्यों मिल रही हो, सही। इस टाइप की कोई चीज, कोई पाबंदी उनकी तरफ से नहीं है। सही, चलें। अच्छा ये बताएं कि आप माशाल्लाह इतनी बासलाहियत हैं कि आप शादी से पहले से ही मीडिया से ताल्लुक है। तो अमार भाई अब जिस इदारे में हैं वही न्यूज में, तो आपको उन्होंने वहां पे नहीं अपने साथ रखा, तो क्या ये आपका डर या ये तो नहीं कि वो कहते हो कि घर में भी हुक्म मानूं और दफ्तर में भी आके भी हुक्म मानूं, कोई इस वजह से तो नहीं? नहीं, मैं खुद भी काशी वहां पे जाना नहीं चाह रही एक्चुअली। वहां पे जो ज्यादा चीज है वो है रिपोर्टिंग वगैरह ना, कि मतलब न्यूज बन रही है, रिपोर्ट्स बन रही हैं, वो सब कुछ है। मेरी ये फील्ड नहीं रही ना, मैं तो बिहाइंड द कैमरा कंटेंट प्रोड्यूसर थी, और उसके बाद अब मैं एज अ एनालिस्ट टीवी के ऊपर आती हूँ। तो मेरा अपना पीटीवी पे प्रोग्राम है, मैं उसी को कर रही होती हूँ, और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं फुल टाइम जॉब कर सकूँ ना। उसकी वजह है कि मार के अब्बू को मुझे टाइम देना और घर को टाइम देना है। तो मैंने जब शादी हुई थी, मैंने तब भी फुल टाइम मीडिया छोड़ दिया था, मैं एज अ फ्रीलांस काम कर रही थी, कॉलम लिख लिया, टीवी के ऊपर आ गई, या हमारे के साथ किसी प्रोजेक्ट वगैरह पे काम कर लिया, लेकिन मैं फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती हूँ। उसमें मेरा घर डिस्टर्ब होगा और अमार के अब्बू डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि अमार की अम्मी के बाद जाहिर है कि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो घर में है, उनको फुल टाइम एक बंदा चाहिए होता है। आपको पता है कि बुजुर्ग बंदे जो होते हैं वो, उनको इस एज के अंदर एक कंपनी चाहिए होती है, कि जब वो कोई काम कहें तो कोई कोई बंदा जरूर मौजूद हो, उनको कोई प्रॉब्लम हो तो कोई बंदा उनका हल करने के लिए हो। तो मैं अगर इस तरह पूरा पूरा दिन घर से जाऊंगी तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इस वजह से फिर एक बंदे ने घर में रहना, और फिर वो मेरी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही। अच्छा, अपनी जॉब के वाले से बताइए कि जो आपने बतौर सहाफी जब आपने मीडिया ज्वाइन किया, तो पहली जॉब आपकी किस नौयत की थी, और पहली सैलरी आपको कितनी मिली, और किसके साथ आपने या किस इदारे में से आपने अपना आगाज किया काम का? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2007 में मैंने किया था तलत जी। हुसैन के साथ। उनको अच्छा, उस वक्त बिल्कुल। इलेक्शन सेल था, उनको रिसर्चर की जरूरत थी, तो मैंने एज अ रिसर्चर उनको ज्वाइन किया। 3 मंथ्स के बाद, प्रोबिशन के बाद, उन्होंने फिर मुझे परमानेंट कर दिया था। तो जो पहली सैलरी थी वो 15,000 थी, और 3 मंथ्स के अच्छा। बाद जब उन्होंने मुझे परमानेंट किया, तो तब 20,000 हो गई थी फिर। ओके, सही। तो आपने पहली सैलरी की कितनी खुशी हुई आपको, और कहाँ आपने क्या उसे किया आपने पहली सैलरी से? अच्छा, वो जाहिर है सैलरी, आप देखे ना कि 2007 की मैं बात कर रही हूँ, 15,000 पे बहुत होते थे उस उस वक्त। वक्त तो बहुत थे, बिल्कुल। तो बहुत वो बड़ी लगते थे। तो इसी तरह ही हो जाता था कि अपने कपड़े बना लिए, बहन भाइयों को खाने सही। के ऊपर ले गए, और सही, सही, सही। कॉस्मेटिक का सामान आ गया। तो इसी टाइप की चीजें थी, और तो कुछ ऐसा हाल नहीं था, क्योंकि आपको पता था कि लड़कियों ने कौन सा घर चलाना होता है ना। हमारे फादर ने ऐसी कोई हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी थी उनकी। हम तो शौकिया जॉब कर रहे थे, तो वो फिर आगे करियर अच्छा। बनता गया, ओके। क्योंकि मेरे वालिद बड़े सपोर्टिव थे, कोऑपरेटिव थे, और सपोर्ट भी बहुत करते थे। तो उनको खुशी थी कि बच्चियां आ रही हैं, अपना करियर बना रही हैं, कमाएं, जो कुछ मर्जी करें। तो वो खुश भी होते थे इस चीज को। पता, वो बस एक शौक शौक में जो काम था वो फिर आगे मीडिया के अंदर चल पड़ा। तो बस इसी तरह ही होता था, पैसे तो इसी तरह लग जाते थे। चलें, घरेलू सवाल आपसे मैंने काफी पूछ लिए, अब मैं आपसे जरा मीडिया के हवाले से पूछना चाहूंगा। आजकल फेक न्यूज या सनसनीखेजी फैलाना बहुत आम हो चुका है इस वक्त, और हुकूमत भी इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और ये सिलसिला मुसलसल फैल रहा है। तो आखिर आपके ख्याल में हुकूमत कोई एक ऐसी कानून साजी क्यों नहीं कर रही जिससे फेक न्यूज से छुटकारा पाया जा सके, या इसका कोई सद्देबाब हो सके इस पे? बल्कि साथ ही आप मुझे बल्कि एक और सवाल भी ऐड कर लें कि पहले होता था कि सहाफी आजादाना सहाफत करते थे और उस पर बड़ा फख्र करते थे, लेकिन अब डालराना सहाफत हो चुकी है। और इसमें अभी जिस तरह असद तूर साहब भी जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं फेक न्यूज के फैलाने के जुर्म में ही। तो अब इसका क्या हल है, आके इस पे कम हो सके या इसको कंट्रोल किया जा सके? आपके ख्याल में हुकूमत क्यों नहीं इसका कोई इस पर कानून साजी कर रही, और इसके अलावा इसका क्या हल हो सकता है कि सहाफी दोबारा पहली वाली रविश पर आ जाएं कि वो जो है ना कोई आजादाना सहाफत या जिम्मेदाराना सहाफत कर सके? इस हवाले से अच्छा, बताइए अपनी राय। काशिफ, बात ये है कि फेक न्यूज जो है ना, ये कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, पुराना है।
बल्कि चेकोस्लोवाकिया के अंदर जो की आपस में जो जंग लगी और दोनों अलग हो गए, वो भी एक फेक न्यूज की वजह से थी। फिर हमने फेक न्यूज ट्रम्प के इलेक्शन के अंदर भी देखा कि बहुत ज्यादा फेक न्यूज फैलनी शुरू हुई। पता चला एक बंदा एक पता नहीं किस सियासत में बैठा हुआ है, वहां से बैठ के लगा हुआ है फेक न्यूज फैलाने ट्रम्प के हक में। फिर हमने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के आने के बाद ये फिनोमेना देखा, ये अब बकायदा एक मार्केट बन गई है और उसके साथ ना आपकी इनकम जुड़ गई है। वो जो इनकम है ना, उसके चक्रों के अंदर ये सारा काम जो स्टार्ट हो गया। फिर उसकी बात ये कि आपके मुल्क के अंदर ऑडियंस बैठी हुई जो फेक न्यूज को खरीद रही है। अगर आपकी ऑडियंस ना खरीद रही हो तो वो बेच ना रहे हो। हमने ऐसे ऐसे वीलॉग्स देखे हैं कि जिनके अंदर ऐसी ऐसी फेक न्यूज होती है कि आपकी अकल नहीं उसको मान रही होती, लेकिन लोग उसको जाके जाके देख रहे होते हैं। फिर वो जो सहाफी है जिसको व्यूज मिल रहे हैं, अब आपको ट्विटर के ऊपर भी डॉलर्स मिल रहे हैं, आपको यूट्यूब पे भी मिल रहे हैं, वो उस फेक न्यूज के ऊपर पैसे वो कमा रहा है। और वो कमा इसलिए रहा कि इस मुल्क के अंदर कानून साजी नहीं है। अब आप देखें कि हमारे बहुत से चैनल्स हैं जो यूके के अंदर अपना केस हारे हैं, वहां पे उन्होंने भारी जुर्माने अदा किए हैं, क्योंकि वहां पे आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते सोर्स का नाम लेके, आपको साबित करना है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि यूके के अंदर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो बड़ी एहतियात करते हैं कोई भी इल्जाम लगाते हुए, कोई बात करते हैं कि अगर मेरे पे यहाँ पे मुकदमा होगा तो मैं हजारों पाउंड्स यहाँ पे कान दूंगा। मरियम औरंगजेब ने एक कानून साजी करने को कोशिश की थी जिसमें उन्होंने कहा था मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाने वाले हैं उनका हम को कैसे कानून के उसमें दायरे में ला सकते। तो 3-4 हमारे एंकर्स थे, उन्होंने जो कमेटी थी उसके अंदर इतना ज्यादा उनको प्रेशराइज किया कि उन्होंने अपना वो कानून वापस ले लिया था। हत्या के इज्जत का जो कानून है, जब तक इसके ऊपर आप सख्ती से कारबंद नहीं होंगे, लोगों को जुर्माने नहीं लगेंगे, देखिए जेल भेज देना कोई हक नहीं। असदुर ने जो किया है, असदुर बाहर निकलेंगे वो इससे ज्यादा अब वो करेंगे। ठीक है, आपने खौफ जो है ना जेल का उनका खत्म कर दिया, लेकिन जब आप उनको जुर्माने लगाना शुरू करेंगे, आप उनको माली तौर पे नुकसान पहुंचाएंगे, उसके बाद जो काम है ना वो ये रुकना शुरू होगा। और वो जो तलत हुसैन ने एक टर्म बनाई कि ये अब ये फेक मीडिया नहीं, अब ये फकीडिया बन चुका है ना, यानी कि आपका फेक मीडिया जो है, तो ये एक कायदा मंडी बन गई है। सहाफी बरादरी को भी अपने आपको डिस्टेंस उससे करना होगा। उसके अलावा जो मीडिया ऑनर्स हैं उनको ऐसे तमाम लोगों को, रिपोर्टर्स को अपने अदारों से निकालना होगा, लेकिन उनको पता है कि इनके व्यूज आ रहे हैं, इनको लोग देख रहे हैं, तो इस वजह से शायद वो भी इसको निकालना नहीं चाह रहे हैं और ये जो बात है वो फैलती जा रही है। जब तक आपका हित के इज्जत का कानून सख्त नहीं होगा, जल्दी फैसले नहीं होंगे, लोगों को भारी जुर्माने नहीं लगेंगे, हम फेक न्यूज का कारोबार होते हुए इस मुल्क में देखते रहेंगे। ऐसे ही। बल्कि सही कह रही हैं, ये पहले ऐसे होता था कि किसी की कोई खबर गलत होती थी तो वो शर्मिंदगी से अगले 4-5 दिन या महीना दोबारा खबर नहीं करता था या तरदीद करता रहता था। आजकल अब वो फखर से आते हैं, अब वो फखर से फैलाते हैं कि आज एक गलत खबर कहते हैं, अगले दिन उससे ज्यादा बड़ी खबर फैलाते हैं और ढटाई की इंतहाई होती है कि उस पे एक रत्ती बराबर शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। इनकी तो आपकी बात सही है कि इनको जुर्माने हो और बार बार जुर्माने हो, इस तरह की सजा मिले, माली नुकसान हो तो वही इसका हल इसका होगा जो है इसका सही। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए कि शोबिज़ के हवाले से आपसे कि फिल्में आप देखती होंगी, जैसा फवाद खान का आपने जिक्र भी किया, तो किस किस्म की फिल्में और या ड्रामे आपको अच्छे लगते हैं और कौन सा अदाकार या अदाकारा आपकी पसंदीदा है आपकी? अच्छा, अदाकार का तो खैर आपने बता दिया। बस फिल्में ड्रामे जो है वो मैं बचपन से बड़े शौक से देख रही हूँ। बीच में एक टाइम आया था जब मैं मीडिया में एंटर हुई तो मैंने बिल्कुल ड्रामे वगैरह देखने छोड़ दिए। फिल्म कभी कभार फिर भी देख लेती होती थी, फिर दरमियान में आके मैंने पाकिस्तानी ड्रामे देखने शुरू किए तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे ड्रामों का म्यार बहुत गिर गया हुआ है। लेकिन अब भी खैर कोई अच्छा ड्रामा हो तो मैं जरूर देखती हूँ, लेकिन मैं जो सीजन होता है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर, प्राइम के ऊपर जाके जरूर देखती हूँ। मूवीज भी देखती हूँ। अब इंडियन मूवीज में भी वो इतना मजा नहीं आ रहा, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि उनका मजा नहीं आता, लेकिन फिर भी मुझे रोमांटिक मूवीज अच्छी लगती हैं, मुझे सस्पेंस वाली मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, और एक्शन मूवीज जो होती है, जो साउथ आ गया है और साउथ इंडियन साउथ आ गया और उसने जो एक्शन मूवीज वो जो बना दिया ना कि बिल्कुल अननेचुरल सी चीजें वो लगने शुरू हो गई, तो टाइम पास अच्छा, लेकिन मुझे इतनी पसंद नहीं आती। जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी ना, जो मेरी बचपन से फेवरेट थी, वो श्रीदेवी थी। वो मुझे बहुत पसंद थी, मुझे बचपन से पसंद थी, और उसकी डेथ का मुझे बहुत अफसोस हुआ। उसकी फिल्में मैं बार बार भी देख लेती हूँ। अमिताभ की पुरानी फिल्में मैं बार बार जो है उसको देखना पसंद करती हूँ। मुझे नसीरुद्दीन शाह बहुत अच्छा लगते हैं।
क्योंकि उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। आजकल जो कुछ एक दो है जो राजकुमार, क्या नाम है, मुझे उसका नाम अब जेहन से निकल गया, उसको मुझे लगता है जो अच्छी एक्टिंग करता है। फवाद खान मुझे पसंद था ड्रामों की वजह से। राजकुमार राव इस तरह का है शायद नाम। राजकुमार राव, जी जी, उसकी उसकी मूवीज जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। और उसके बाद रणवीर कपूर की, रणवीर कपूर की मूवीज जो है वो अच्छी एक्टिंग करता है। रणवीर कपूर भी अच्छी एक्टिंग करता है। शाहरुख रणवीर को, सिंह है, रणवीर और कपूर है, रणवीर कपूर, हाँ, दोनों की मूवीज इसी अच्छी तरह का है होती मेरे हैं। ख्याल में, बिल्कुल। इसी तरह ही दोनों हैं। आमिर खान की मूवी मुझे अच्छी लगती है। शाहरुख जो अच्छा टाइम पास है, लेकिन शाहरुख को कभी मैंने बहुत बड़ा एक्टर समझा नहीं है। ओके, और पाकिस्तान में सही। फवाद खान मुझे ड्रामों में अच्छा लगता है, लेकिन फवाद खान की मौला जट मुझे को इतनी पसंद नहीं आई थी मूवी। लेकिन सही, फवाद खान ओके, एक्टर बहुत अच्छा है, वो एज अ रोमांटिक हीरो अच्छा लगता है फवाद खान। तो ये है कि, सही। लेकिन ऑल टाइम फेवरेट मेरी श्री देवी है। श्री देवी आपकी, सही, ओके। अच्छा, ये बताइए कि गाने और फिल्मों की बात हो रही है, तो आपको खुद भी कोई घरेलू फंक्शन में जैसे होता है तो कोई गाने गाना या डांस करना खुद भी आपको पसंद है? श्री देवी आपकी पसंदीदा बहुत रही हैं, वो तो बहुत अच्छी बहुत डांसर थी। बहुत अच्छा, ओके। बचपन से मुझे है। गाने तो देखे, मेरी आवाज वो नहीं कि मैं प्रॉपर गाने गाती हूँ, जो होता है ना शादी ब्याह पे ढोलकियों पे बैठ के सारे गाने गाते सही। हैं, तो वो मैं अच्छा, गाती हूँ। और प्रॉपर हल्ला गुल्ला करती हूँ। शादी के ऊपर डांसेस जो होते हैं उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। हमारी अच्छा, फैमिली में सही, बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, तो उन सब के अंदर मैं सही, करती हूँ। बड़ी नॉर्मल है इस सहाफी होने की वजह से, ये नहीं कि हम दुनिया की इन सारी चीजों से कट गए हैं, तो मैं उनमें बड़ी पूरी सही, तरह ओके, हिस्सा लेती हूँ और बड़े शौक भरपूर। से लेती हूँ। अच्छा, सही, यानी भरपूर आपको, शिरकत। हाँ। अच्छा, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर एक और बात बताइए मौसीकी के हवाले से, मैंने जरा थोड़ी सी क्योंकि रिसर्च भी की है, तो अम्मार भाई मौसीकी का प्रोग्राम भी करते थे, तो क्या हम्म। आपसे कभी वो फरमाइश करते हैं कि कोई गाना सुनाए उन्हें, या मैं आप उन्हें नहीं कोई? नहीं, मैं गाना अच्छा। गाऊं तो वो कहते प्लीज खुदा दा वास्ते, वो हाथ जोड़ देते अच्छा। हैं। खुदा दा अच्छा, वास्ते ओके। गाने नु खराब ना कर। अच्छा, ओके, 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 समझ आ गई, यानी कि कि आप सिंगर इतना अच्छा नहीं है, यानी कि नहीं अच्छा, नहीं, बहुत ठीक बुरी हो हूँ जी, गया। बहुत बुरी सिंगर हूँ। अच्छा, 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 ओके। अच्छा, चले, ये बताइए कि अब सोशल मीडिया की हम बात कर रहे थे, तो आप कब से हैं सोशल मीडिया पर? और सोशल मीडिया आपको कैसा, यानी ये फेक मीडिया है या यहाँ पर अच्छे दोस्त भी आपने बनाए हैं? किस तरह का आपका रहा एक्सपीरियंस सोशल मीडिया पे? 2017 या से हूँ दुश्मन? मैं। अच्छा, 2016 या 2017 2017 से, से हूँ ओके। मैं। मतलब इस तरह 2016 2017 से मुझे याद है। फेसबुक पे से तो शुरू से हूँ। ट्विटर पे बहुत लेट आई थी। अच्छा, और दूसरी अच्छा, बात ये ओके। कि फेसबुक यहाँ पे मुझे बड़े अच्छे दोस्त भी मिले हैं। जैसे जो अनीजा आपी हैं, वो मुझे ट्विटर के जरिए ही मिली। राबिया अच्छा, जो हैं मुझे ट्विटर के जरिए मिली। अब्दुल्ला हैं, आप हैं, और बहुत से इस तरह से लोग हैं, ये ट्विटर के जरिए मिले हैं। और मुझे नहीं सही। ऐसा कोई बंदा ट्विटर से मिला कि जो फेक हो, जिसको मैं कभी फेक वो मिला, मतलब हो कि जिसको मैं फेक आपके जानती ना हो। नजदीक जो है ना, आपको मतलब देख के ही कि शक्ल कुछ, डर जाता होगा, हाँ, वैसे ही आपका रूह भी बहुत है। नहीं, रौब की बात नहीं, मतलब होता ना कि चेहरे कुछ और हो, नाम कुछ और हो। ऐसे लोग नहीं है। और मैं सही। ट्विटर पे इंटरेक्ट कम ही करती हूँ। फेसबुक के ऊपर भी फेसबुक पे तो जाहिर है वही लोग होते हैं जो जानने वाले होते हैं। मैंने उसको इस तरह ओपन किया नहीं हुआ। ट्विटर पे तो आपको कोई भी फॉलो कर सकता है। कोई भी तो कर मुझे सकता बड़े है, अच्छे बिल्कुल। दोस्त वो ट्विटर से मिले हैं। बाकी अपने जाहिर है मीडिया के लोग तो होते ही हैं वहां पे, लेकिन उसके अलावा बिल्कुल वहां सही। से हटके भी बड़े अच्छे दोस्त मिले हैं। तो आपको इस पे क्या चीज अच्छी लगी और क्या आपको बुरा लगा सोशल मीडिया पे? देखिए, सोशल मीडिया पे एक तो ये कि आपको न्यूज बड़ी जल्दी मिल जाती है। जो न्यूज होती है वो आपको मिल रही होती है। लेकिन जो बुरी चीज लगती है कि फेक न्यूज बहुत फैलाई जा रही होती है। गालम गलोच बहुत होती है, बहुत ज्यादा इल्जामात लगते हैं, गालम गलोच लगते हैं। आपको तो पता ही, जितनी मुझे गालियां पड़ रही होती हैं, जो हम पे इल्जामात लग रहे होते हैं। अब कोई, बिल्कुल तो सही। ये चीज होती है कि वहां पे ये बड़ी मादर पिदर आजादी मिली हुई है कि जो कुछ मर्जी जिसके जो दिल में आता है वो आके बोल देता है। ये चीज बुरी है, लेकिन वहां पे अच्छी चीज भी है। वहां से आप अपनी बात का भी इजहार कर सकते हैं। उसके अलावा आपको न्यूज भी मिलती है, इंफॉर्मेशन का जरिया है। अच्छा, अभी आपने इल्जामात की बात की, तो ये बताइए कि सोशल मीडिया पर वाकई सब पर बहुत इल्जामात लगते हैं, लेकिन अमार भाई के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जिन्हें लिफाफे मिलते हैं, तो जरा आप हमें बताइए ना कि कितने लिफाफे लेके आते हैं अमार भाई घर पे? भाई हसरत ही रही है। मैं तो पूछती हूँ कि वो लिफाफे जाते कहाँ हैं। कोई और तो नहीं अकाउंट खोला हुआ जहाँ पे वो लिफाफे जाते, कोई घर तो कोई आता नहीं है।
और ये है कि अच्छा। अगर आपको याद हो, अमान ने तो एक कॉलम भी लिखा था कि मैं जी लिफाफा जी सहाफी बिल्कुल। कैसे बना, और उसके मैं अंदर लिफाफा बड़ा कैसे बना, जी सार्केस्टिकली बिल्कुल। सब कुछ किया था। तो उसपे भी लोगों ने उसको सच समझ लिया, 2-3 चैनल ने कहा हो बड़े इंकशाफात किए, जरा हमारे प्रोग्राम में आ जाए, मतलब सटायर भी लोगों सही को समझ नहीं आया। तो लिफाफों के इल्जामात ही लगते हैं। लेकिन आपको भी पता है सही कि सही। जो जमात लिफाफे देती है, जिन्होंने 200 वेबसाइट्स को 1919 करोड़ के जिनको इश्तिहारात दिए, वो जाने अपनी कुर्बान करने के लिए जहादी बन के लिए बैठे थे, तो जो लिफाफे देते हैं उनके साथ ही नजर आ जाते हैं, जिनका नजर आ लिफाफे जाता है, नहीं उनकी मिलते वो तहरीरों भी से, नजर आ बातों जाते से हैं। पता और लग काशिफ, जाता है। हाँ, और काशिफ दूसरी बात यह है कि यहाँ पे तो मुझे ये भी कह दिया गया था कि मेरे बच्चों की फीस मरियम नवाज देती है और मेरे बच्चे भी नहीं है। तो इल्जामात तो लगते ही सही रहेंगे, सब कुछ सही होता रहता है। सही। वो अगर ये हम लिफाफे मिलते होते, हमारा कुछ होता, तो ये पीटीआई के दौर के अंदर जहाँ पे गद्दार बनाया गया है, तो वहां पे लिफाफे भी निकाले जाते, हमारा भी कोई कच्चा चट्टा सामने आता, तो कुछ था नहीं, तो इसलिए गद्दार ही सही बनाया ना सिर्फ हमें फिर। बिल्कुल सही बिल्कुल सही। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो नजरियात हैं, ये जिस तरह ट्विटर पे और ये सब नजर आता है, आप नून लीग के करीब महसूस होती हैं या आपके ख्यालात उनसे मिलते जुलते हैं? तो नून लीग में आपको कौन सा रहनुमा ज्यादा पसंद है? अच्छा काशिफ, बात यह है कि एक आपकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके हिसाब से आप सियासी जमात को देखते हैं। मैं एक तजिया निगार हूं, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है। हमारे यहाँ पे जरा सहाफियों का होता भी, जो रिपोर्टर है उसने रिपोर्टिंग करनी है गैर जानबदार रह के। मैं एक तजिया निगार हूँ, तजिया निगार जब बात कर रहा था तो उसकी कोई ना कोई नजरियात होते हैं जिसकी वजह से किसी एक जमात को सपोर्ट कर ले, या उसका होता है कि जी ये इसकी हम इसके करीब हैं, करीब तर है जिस उस जमात के, करीब बिल्कुल। तर है। नवाज लीग इसलिए अच्छे को परफॉर्मेंस करती है, कारकर्दगी उनकी अच्छी होती है, जितनी भी जमातें पाकिस्तान में उनमें सबसे ज्यादा काम करने वाली वो जमात है। और उसमें ये भी दूसरी बात है कि जैसे नवाशी साहब के खिलाफ जो पानामा के अंदर हुआ, तो हम उस और भी ज्यादा हुआ कि क्यों वजीर आजम के साथ इस तरह से हो रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा। तो वो जी थी, जिस तरह वो वोट की इज्जत को लेके चले, तो उनका साथ हमने दिया। तो नवाज लीग के अंदर जो है वो नवाज शरीफ साहब सही। एज अ लीडर। ओके, आपको नवाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा पसंद। अच्छा, हाँ जी। ये बताइए, अभी नवाज शरीफ साहब का आपने जिक्र किया, अब हुकूमत भी कायम हो गई है, शहबाज शरीफ साहब भी आ गए हैं, तो ये जो कैंपेन चली थी, या अभी जिस तरह के कुछ इंकशाफात हो रहे हैं, नजम सेठी साहब ने भी कहा कि जी ये इस वक्त जो है ना, नवाज शरीफ साहब से कहा जा रहा है कि वो मदाखलत ना करें, मरकज में भी ना करें और पंजाब में भी ना करें। तो क्या इस तरह की ये कोई बात आपको लगती है, या ये कोई मनगढ़ंत लगती है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब को बिल्कुल ही साइड लाइन कर दिया जाए, उनसे कहा जाए कि वो ना करें। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मरियम को गाइड ना करें, या मरियम के उनको सरपरस्ती हासिल ना हो। तो इस तरह की अफवाहें क्या, क्यों उड़ाई जा रही हैं? देखिए मेरी बात सुने काशिफ, आप ये बात मान सकते हैं कि मरियम नवाज जिस अपने वालिद को साइड पे करेगी, मरियम नवाज अपने वालिद से गाइडेंस नहीं लेगी, ये हो नहीं सकता ना। ये हो देखिए नहीं सकता, एग्जैक्टली। हो नहीं सकता। और आपको इलेक्शन कैंपेन चलाने के लिए नवाज शरीफ को ही लाना पड़ा, ये बात तो हम पहले से सुन रहे थे कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको नवाज शरीफ कबूल नहीं है, तो नवाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं उनको हरवाया भी गया है। नवाज शरीफ का जो इलेक्शन का हल्का है उसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन वोट बैंक तो नवाज शरीफ का है ना। आपको कैंपेन में नवाज शरीफ की जरूरत पड़ी, आप लोग अभी तक नवाज शरीफ के साथ कनेक्ट हैं। अभी कहा जा रहा है कि उनको पार्टी का सदर बनाया जाएगा, कैबिनेट उनके अप्रूवल के साथ बन रही है। तो ये चीज नहीं हो सकती कि नवाज शरीफ साइड लाइन पे हो जाए, नवाज शरीफ चुप करके बैठ जाए, नवाज शरीफ किसी मामले के अंदर मुदाखला न करे। जो कुछ भी होगा नवाज शरीफ की मर्जी के साथ होगा, और ना ही शहबाज शरीफ भाई को धोखा दे सकते, और मरियम के बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। कुछ अभी नहीं जा, मतलब ये मुझे भी एक मनगढ़ंत अफवाह ही लगती है। वैसे नजम सेठी साहब काफी बड़े सहाफी हैं, लेकिन इस बात में कोई मुझे ऐसी कोई दानिशमंदाना बात नजर नहीं आई है, इसमें कोई सच्चाई नजर नहीं आई मुझे खुद। मैं भी बड़ा हैरान हुआ उनका ये तबसरा सुन के। अच्छा खैर, चलें अब आपसे एक और जाती सवाल भी है। ये मैंने क्योंकि इसमें मैं खुद भी एक जगह पे यानी इंटरेक्शन में मैं इन्वॉल्व हुआ था, तो मैं सोचा कि आपसे इस हवाले से भी पूछूं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है, आपकी सास साहिबा जो कि मरहुमा है, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, तो आमीन। ये अफवाह है, ये इल्जामात लगते हैं कि आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है थे, और जबकि आपके ससुर साहब जो हैं वो आज भी, बल्कि अब आपके साथ रहते हैं, पहले नहीं थे अब आपके साथ रहते हैं। तो इस हवाले से जरा कुछ बताइए कि इसमें क्या सदाकत है और आपके कैसे ताल्लुकात है अपनी सास साहिबा के साथ? अच्छा, उसमें काशिफ ये था कि जिस वक्त मेरी शादी हुई थी तो अमार अलहदा रहते थे,
और उसकी एक अच्छा। वजह ये थी कि जब अमार की फर्स्ट वाइफ थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो ब्लाइंड थी। तो जी। इस वजह से उनका ना एक अपना प्रॉपर सेटअप था, अलग था, तो उस वजह से हमारा अलग रहते थे। अम्मी अब्बू शुरू से छोटे बेटा उनके साथ रह रहा था और उनके साथ वो रह रहे थे। तो अम्मी जो थी, उसके बाद जब मेरे साथ शादी हुई तो अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि हम रेंट पे रहते थे उस वक्त, कि हमारा अपना घर बने, और घर बने तो हमारे साथ शिफ्ट हो। तो जो हमने घर भी यहाँ पे डीएचए में बनाना शुरू किया, उनके घर के पास ही, कि वो भी डीएचए में रहती थी और उनको बड़ा ख्वाहिश थी। लेकिन जब हमारे घर बनने में भी 3-4 महीने रहते थे तो उनकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो पूरी तरह थी कि उन्होंने सही। हमारा घर बनने के बाद हमारे साथ शिफ्ट हो जाना था। आपके तो साथ रहना। उनकी, हाँ जी, अच्छा। उनकी डेथ के बाद फिर ये था कि अब्बू हमारे पास शिफ्ट हो गए, अब्बू हमारे साथ रहने शुरू हो गए। तो माशाल्लाह जो मेरी मदर इन लॉ के साथ मेरे ताल्लुकात थे वो मिसाली थे। अगर सही। मैं खुद कुछ नहीं कहती, मैं कुछ नहीं कहती। आपने मेरे फादर इन लॉ जो हैं उनका इमार की किताब के ऊपर किया हुआ तबसरा पढ़ लिया, उसके बाद मेरा ख्याल में जरूरत नहीं रहती। उनके इंटरव्यूज देख लें आप, जितने भी मेरे या अमार के बारे में जो कुछ पूछा जाता है उनसे, जिस तरह वो हमारे बारे में बात करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं रहता। और अगर जो कहते हैं मेरी सास के साथ मेरे ताल्लुकात खराब होते तो मेरे फादर इन लॉ मेरे साथ ना होते, क्योंकि वो ना अपनी बीवी से सही। बहुत मोहब्बत करते थे। और ऐसा नहीं हो सकता कि जिसके साथ जो बीवी जिसको पसंद ना कर रही हो, उसके साथ वो आके शोहर जो उसी वो रहना शुरू कर दे, वो शोहर जो अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हो। तो बिल्कुल। जहाँ पे मैं वही बात करती हूँ कि जिसका जो दिल चाहता है वो आता है, वो आके बोल देता है। और मेरी सास इस दुनिया से जा चुकी हुई है, वो आके कोई सफाई दे नहीं सकती कि वो क्या क्या है। लेकिन सही। मुझे याद है कि बिल्कुल उनकी डेथ के ऊपर मुझे उनकी बहुत सी स्टूडेंट्स मिली थी, और वो सारी स्टूडेंट्स मुझे ये कह रही थी कि वो जब भी हमसे बात करती थी तो वो हमें ये कहती थी कि शनीला और अमार के लिए दुआ जरूर करना, शनीला और अमार के लिए दुआ करना। और सही। वो बहुत ज्यादा मतलब मुझसे और अमार से मोहब्बत करती थी। सही। चलें। अच्छा, चलें उधर थोड़ी सी सियासत की बात करते हैं। तो अब जो हमारी ज़ाहिर है जो हमारी पुरानी खेप है वो तो अब बुजुर्ग हैं, तो अब नई सियासी क़यादत भी आ रही है सामने। मरियम साहिबा हैं, बिलावल हैं और दीगर भी हैं। तो इनके बारे में आपकी क्या राय है? कौन इनमें आपको बेहतर लगता है? और इस हवाले से जरा बताइए। देखिए, मरियम नवाज जो है उसने बड़े कम अरसे में अपने आप को मनवा लिया है। और जिस तरह वो अपने जिस वक्त पार्टी सारी जो थी जेलों के अंदर थी और कहा यह जा था कि नवाज लीग खत्म होगी, तो मरियम नवाजी थी जो बाहर निकली, अपने वालिद के बयानिए को लेकर निकली। उसने जलसे किए, बहुत बहुत बड़े जलसे किए, अवाम ने उनको बड़ी पेजराई दी। एक ट्विटर के वो लोगों के साथ कनेक्ट रहती हैं। और उसके ये है कि लोग उनको नवाशी का जानशीन के तौर पे देखते भी हैं। उस सियासी तौर पे बड़ा ग्रूम किया है, दिलेर हैं, डट के बात करती हैं, डरी किसी से नहीं है। और उस वक्त वो हाजिर सर्विस जर्नैलों के नाम लेती थी। अपने वालिद को उन्होंने मुश्किल वक्त में रेस्क्यू करवाया है। और अब जब वो वजीर आला बनी है तो हम देख रहे हैं कितनी वो एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, किसी दिन वो छुट्टी नहीं कर रही हैं। एक पंजाब था जो बुजदार के हवाले किया गया था, उसके बाद जब मरियम आई है तो सबको नजर आ रहा है एक फर्क है। तो मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है और उनमें सलाहियत भी है। सियासी तौर पे उनको अपने वालिद साहब की तरफ से बहुत गाइडेंस मिल सकती है। पाकिस्तान में इस वक्त नवाशी से ज्यादा मेच्योर, नवाशी से ज्यादा सीनियर और नवाशी से ज्यादा तजर्बेकार कोई सियासतदान है ही नहीं। 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर वो इस मुल्क के रहे हैं, दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात हैं। तो वो उनको अपनी बेटी को उनसे जो रहनुमाई तजर्बा मिल सकता है किसी से नहीं मिल सकता। और मरियम में खुद भी बहुत ज्यादा मतलब सलाहियत है सीखने की, डिलीवर करने की। अगर वो डिलीवर कर जाती हैं तो वो बहुत लंबा अरसा है उनका सियासत के अंदर। उधर से अगर बिलावल को देखें तो बिलावल का मसला ये है कि बिलावल के साथ जो लेगेसी है, उसके वालिद की बैगेज जो है, उसको पंजाब में पसंद नहीं किया जा सकता, बहुत और जगहों पे पसंद नहीं किया जा सकता। सियासतदान वो बहुत तेज हैं और जरदारी सियासत के बड़े माहिर हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उनकी उस तरह से अभी तक कबूलियत नहीं है। तो बिलावल ने भी अपने आप को बड़ा ग्रूम किया है। बिलावल भी एक मेच्योर सियासतदान के सामने आ रहा है। जब वजीर खारजा उसका बहुत अच्छा किरदार था, लेकिन जो सियासी कैंपेन अभी चली थी इलेक्शन में, उसमें जो बिलावल ने जिस तरह नवाशी के बारे में जो जुबान इस्तेमाल की वो उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसकी निस्बत मरियम ने बड़ी मेच्योर जुबान इस्तेमाल की थी। मरियम ने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया था, मरियम ने किसी का नाम नहीं लिया था। वो वही परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करती रही। और आखिरी तकरीर में उन्होंने कहा भी था कि हमें अब एक दूसरे की टांग खींचने से, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से, सियासी विक्टिमाइजेशन से, इस सब चीजों से अब हमें निकलना होगा। बिलावल की तरह सियासी कोई चीज आई नहीं थी, तो बिलावल को अभी थोड़ा सा सियासी तौर पे ग्रूम होना होगा कि वो इमरान खान के नक्शे कदम के ऊपर ना चले। वो अपनी परफॉर्मेंस के साथ भी वजीर आजम बन सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
अच्छा, अब इसके साथ ही आप अब ये भी बता दें कि अब नई हुकूमतें बन गई हैं, तो कौन सी हुकूमत आपको बेहतर लगती है और क्या ये वाकई डिलीवर कर पाएंगी? जिस तरह महंगाई और ये सब कुछ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो इनसे क्या तवक्कुआत हैं आपको कि मरकज में शहबाज शरीफ साहब, पंजाब और दीगर सूबों में जो है, क्या ये सब कौन कौन सी डिलीवर कर पाएगी और क्या आपको इस बारे में ख्याल है? देखिए, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि हालात जो है ना बड़े मुश्किल है, चैलेंजेस हैं, लेकिन नवाज लीग जो है वो चैलेंजेस से निपटना जानती है और निकलना भी जानती है। 1-2 साल मुश्किल है, लेकिन अगर पॉलिसीज का तसलसल रहेगा, अगर टांग नहीं खींची जाएगी, अगर कोई साजिशें नहीं होंगी, तो फिर ये है कि शहबाज शरीफ गवर्नमेंट डिलीवर कर जाएगी और मुल्क के हालात काफी बेहतर होंगे। मरियम के पास जो है वो बहुत सिक्योर मेजोरिटी है पंजाब में, उनको कोई मसला नहीं है डिलीवर करने का, लेकिन वफाक का असर भी पड़ता है सूबों पे। मुराद अली साहब के पास भी सिक्योर मेजोरिटी है, बलूचिस्तान में भी है और खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मुझे डिलीवर करती हुई नजर नहीं आएगी। वो मुझे इसी तरह वो इंतशार फसाद ये सब कुछ करती हुई नजर आएगी। वफाक के साथ हमेशा महाजा राय के ऊपर रहेगी। तो पहले 10 साल भी उन्होंने वफाक केपीके के लिए कुछ नहीं किया, आगे भी मुझे कुछ करती हुई नजर नहीं आएगी वो। ओके, अच्छा, चले। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपको एक दिन के लिए 3 ओहदे मैं आपको बताता हूं, आपने इन तीनों ओहदों पे बताना है कि अगर आपको ये एक एक दिन के लिए मिले तो आप कौन कौन से काम करना पसंद करेंगी। अच्छा, सबसे पहले आपको अगर पाकिस्तान का वजीर आजम बनाया जाए, बन जाए आप पाकिस्तान की चीफ जस्टिस बने, या आप जो है ना इसके अलावा आप आर्मी चीफ बने, तो आप कौन से इन तीनों ओहदों पर कौन से 3 काम करना पसंद करेंगी? देखिए, अगर मैं वजीर आजम बन गई तो सबसे पहले तो ये है कि मैं हरासमेंट के ऊपर एक बड़ा सख्त किस्म का कानून लेके आऊंगी, सही। डोमेस्टिक वायलेंस में जिसमें शामिल है उसको। फिर उसके बाद मैं ये है कि जो हमारी इर्द गिर्द के नेबर्स कंट्री है ना, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे करके वहां से जो है ना अपनी इकोनॉमी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और ये सब चीजें जो उनको बेहतर करने की कोशिश करूंगी। और दूसरा मेरा काम यही होगा कि हमें तालीम के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि हमारी जो सही। यूथ है, जो खासतौर पे फीमेल है, उनको एम्पावर करें हम। और अगर मैं आर्मी चीफ बनती हूँ तो मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं कुछ समझ आ रहा, मैं अपने आप को कहूंगी कि आर्मी को सियासत से निकाला जाए। आइंदा वो सियासत के अंदर मुदाखलत ना करें, वो सिर्फ अपना सही। काम करें जो उनका करने वाला है। और अगर चीफ जस्टिस बनती हूँ तो ये होगा कि लोगों को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, छोटी अदालतों के अंदर जो है वो इंसाफ मिले, और उनका सही, जो बिल्कुल सही। बेड़ा वो उठाया जाएंगे, और ऐसे तमाम जजेस जो करप्शन में मुब्तला है छोटी अदालतों के अंदर या हाईकोर्ट में, उन सबको फारिग किया जाए। सही, ठीक हो गया। अच्छा, चले, अब आपसे ना थोड़ा सा जरा लाइट क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा। अच्छा, आप को मैं ऑप्शंस दूंगा और उसमें से आपने फिर एक चूज करनी होगी। आप एक कश्ती में जा रही हैं, वो डूब रही है कश्ती, वो डूबती कश्ती है, और आपके पास 2 लाइफ जैकेट्स हैं। एक तो आप ज़ाहिर है खुद अपने लिए पहनेंगी, तो आप दूसरी जैकेट किसको देना चाहेंगे? उसमें आपके पास ऑप्शंस हैं, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो साहब, या मुन्नत सिलाही। किसको ऑफ आप देंगे कोर्स दूसरी लाइफ जैकेट? मरियम नवाज अच्छा, को दे दूंगी और अज्यूम करूंगी कि बिलावर और मोहम्मद सलाई को वो स्विमिंग आती ही होगी। तैरना आता होगा, वो बच जाएंगे खुद ही वो। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, चलें, इसके अलावा आप ये बताइए कि आप चांद पर जा रही हैं, तो आपने अपने साथ एक बंदे को लेकर जाना है और जिसको लेकर जाएंगी उसे आप वहीं पर छोड़ाएंगी। तो आप अपने साथ किसको लेके जाना चाहेंगे कि जिसे आप वहीं छोड़ें? तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ये मीडिया से इनका ताल्लुक है, हामिद मीर साहब, नजम सेठी साहब, कामरान खान, और मेहर बुखारी। हामिद मीर। अच्छा, हामिद मीर साहब को आप जाएंगी और उन्हें वहीं पे छोड़ेंगी कि चांद भी आप उधर चांद पे तबसरे करें। चलें। हाँ जी। अच्छा, आप ये बताइए कि कैंडल लाइट डिनर पर जाने का आपको मौका मिले किसी सेलिब्रिटी के साथ, तो आप हम्म। किसके साथ जाना पसंद करेंगी? इसमें आपके साथ लिए ऑप्शंस हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और फवाद खान। फवाद खान। मैं फवाद इंडियंस खान, के साथ क्यों जाऊं, मैं अपने पाकिस्तानी ओके, सेलिब्रिटी के साथ क्यों ना जाऊं? ठीक हो फवाद गया, खान। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे ये ना मेरा आखिरी सवाल है, तो ये भी सियासत से मुतल्लिक ही है।
कि अब हमारी जिस तरह नौजवान की आदत भी सियासत में आ चुकी है, तो अभी तक हमारा मुल्क में मौरूसियत के ऊपर बहुत सारी बातें हो भी रही हैं, इसको पसंद भी किया जाता है और नापसंद भी किया जाता है। तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या हमारी सियासी जमातों में जमहूरियत है, या इन्हें अपने अंदर जमहूरियत लानी चाहिए, और क्या इन्हें मिसाके सियासत करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में ये जो एक अफरा तफरी है ये खत्म हो, इसमें बेहतरी है, और नौजवान तबके को किस तरह से ये इंगेज करें कि जिनके अंदर बेचैनी है। इस हवाले से ये आखिरी सवाल है। अच्छा, देखिए काशिफ, मिसाके जमहूरियत दो जमातों के अंदर हुआ था। 90 की दहाई में वो एक दूसरे की टांगे खींचती रही थी, लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज किया। लेकिन जब इस मुल्क के अंदर ना देखिए 10-10 साल के लिए मार्शल लॉ लगेगा ना, तो आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत आइडियलिस्ट नहीं हो सकती है। आपको जो गिवन स्पेस है उसी के अंदर चलना है। तो हम एक आइडियल सिचुएशन सोच लेते हैं कि सियासी जमातें हैं, उनके अंदर जमहूरियत नहीं है, लेकिन आपके मुल्क के अंदर भी उस तरह से जमहूरियत नहीं है। तो आपकी जब मुल्क के अंदर जमहूरियत ग्रो करेगी तो आपकी सियासी जमातें भी उसी हिसाब से ग्रो करेंगे। दूसरा बात है कि मॉरिशियस को इतनी बुरी चीज नहीं है कि हमने उसके ऊपर ऐसे धब्बा लगा दिया। क्या जस्टिन ट्रूडो का बाप भी तो वजीर आजम था, तो वो भी बना है। फिर इस तरह हिलरी भी तो आई थी कि मैं बनती हूँ। बुश सीनियर था तो बुश जूनियर भी आया है। इंडिया के अंदर हमने देखा था कि इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी था, उससे पहले नेहरू था। फिर आप देखें हसीना वाजेद 5वीं दफा वहां पे वजीर आजम बन रही। बात यह है कि अवाम किसको देखना चाहती है, अगर वो डिलीवर कर रहा है। अब तैयब उर्दगान को देख रहे हैं ना, कितने सालों से वो बैठा हुआ है तुर्की के अंदर। अगर वो डिलीवर कर रहा है, अगर वो काम करिए, अवाम उसको वोट दे रही है, तो मेरा ख्याल में इस बहस में हमें नहीं पड़ना चाहिए। एक सियासी जमात थी, चूंकि वो उसने अपना वोट बैंक खींचना था, तो उसने नौजवानों के जहन में सियासतदानों के खिलाफ, इन सारी चीजों के खिलाफ एक जहर भरा है। उस जहर की वजह से वो एक बेचैनी है। उनको शायद लगता है कि मेरी हर मसले का प्रॉब्लम जो है वो लंदन में बैठे हुए दो फ्लैट है। ऐसा ऐसा नहीं है। हमें उन नौजवानों को की तरबियत करने की जरूरत है। जो जहर उनके जहनों में भरा गया हुआ उनको निकालने की जरूरत है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उनको हेल्थी एक्टिविटीज के अंदर इंगेज करें। हमारे मुल्क के अंदर इंटरटेनमेंट के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर हम इस्लाम को ले आते हैं, बहुत सी चीजों को टैबूज बना देते हैं। तो फिर बच्चों के पास क्या रह जाता है? सियासत, मारकुटाई, लड़ाई। तो उसके लिए आप यूथ को एंगेज करें, उनकी तालीम का मेयार बेहतर करें, उनको अच्छी जॉब्स दें, उनके लिए अच्छे एंटरटेनमेंट के मौके आप ढूंढे, उनके लिए स्पोर्ट्स के अच्छे मौके ढूंढे। तो उनको फिर आप इस डिबेट से निकाल सकते हैं। दूसरी बात है कि डिबेट करें, डायलॉग करें, बच्चों के सवालों के जवाब दें। तो ऐसा तो उनके बच्चों के जहनों से जहर जो है वो निकलता जाएगा। ये 5 साल 6 साल की जो एक मेहनत है ना, वो बच्चों के जहनों के अंदर सरायत कर गई है। बच्चे किताब नहीं पढ़ रहे, बच्चे रिसर्च नहीं कर रहे, तो उससे जोम्बिस बनते जा रहे हैं वो। तो उस सब से निकालने के लिए आपको बड़ा काम करना पड़ेगा। अपने सिलेबस के ऊपर काम करें, अपने तालीमी इदारों के ऊपर काम करें, तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ बेहतर किया जा सकता है। इनको जोम्बिस बनने से निकाला जा सकता है। बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। अच्छा, इन्हीं बातों से ना एक और मेरे जहन में सवाल आ गया, वैसे तो लास्ट था लेकिन ये इसको लास्ट कर लेते हैं, कि इमरान खान साहब की जिस तरह से मकबूलियत है, या ये एक प्रिटेंड किया जाता है कि वो सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हैं, लेकिन इससे पहले जिस तरह के मामलात आए उनकी फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी, और इस तरह लगा कि उनको बाकायदा प्लांट किया गया है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जिन कुव्वतों ने उन्हें प्लांट किया है वही सोशल मीडिया पर भी एक फेक तरह की उनको मकबूलियत दे रहे हो, जैली मकबूलियत जिसको कहना चाहिए, या हमारे नौजवानों के जहनों में बिठाने के लिए कोई इस तरह की कोई साजिश रचाई जा रही हो कि इनको ज्यादा फेम दिया जाए, क्योंकि सोशल मीडिया भी तो वहीं से कंट्रोल होता है जो उनको फंडिंग करते थे। काशिफ, वो कंट्रोल हुआ है तो उन्होंने अब यहाँ के बच्चों के जहनों को कंट्रोल कर लिया है ना। आपने टिकटॉक के जरिए हजारों में लाखों में उनकी वीडियोस घर घर पहुंच रही है। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर उनकी चीजें जो है सर्कुलेट की जा रही होती हैं, मीम्स बनती हैं, उनके पोस्टर बनते हैं, फेक खबरें बनती हैं। अब अगर जैसे वो शानदाना गुलजार ने कह दिया कि मेरे पास सबूत है कि किसी ने कहा कि इमरान ने चूंकि यूएन असेंबली में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, तो हमने उसको निकाल देना। अब ये घर घर ये एक चली गई है। कितने लोगों को ये बात पता होगी, कितने लोग जो है वो इस पर तहकीक करेंगे, उसको सच जानेंगे। और इस्लाम का जहाँ पे नाम लिया जाता है वहां पे लोग वैसे जज्बाती हो जाते हैं। तो ये जो बाय डिजाइन एक इस्लाम का नाम लेके इमरान की मकबूलियत बनाई गई है, जो उसको वोट मिले उससे पता चलता है कि उनकी मकबूलियत ग्राउंड के ऊपर है। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इमरान खान ने खुद भी बहुत इन्वेस्ट किया, उनकी पार्टी ने अरबों रुपया लगाया। इससे पहले जिन्होंने उनको प्लांट किया था पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने अरबों करोड़ों रुपया लगाया। फिर अब जो आप ये देखें कि इंडियन मीडिया उसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है।
इंडिया में बैठे हुए जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करें। जब इमरान रियाज की या आदिल राजा की बात होती है तो पता चलता है कि उनको कहाँ से सपोर्ट किया जा रहा होता है, तो वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी पसंद नहीं आती, इंतशार पसंद होता है। तो ये जो सारी मीम्स बनती है, झूठी खबरें बनती है, प्रोपेगेंडा बनता है, ये घर घर में मोबाइलों के जरिए पहुंच चुका हुआ है। इसको काउंटर करने का तरीका वही मैंने जो कहा है कि जो फेक न्यूज फैलाए उनके ऊपर सजाएं हों, उनको ऊपर जुर्माने हों, तो ये सारी चीजें रुकेंगी। लेकिन ये चीज फैल चुकी हुई है, ये आप मत कहें कि वो पॉपुलर नहीं है, वो पॉपुलर हैं क्योंकि ये सारी चीजें उनको लेके फैला दी गई हुई है। सही। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया जी देखते आपको हैं कि बुलाने का। इसका कितना है, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।